नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर। राजनीति में आप सभी का स्वागत है। प्रदेश विधानसभा चुनाव में महज 7 महीने का वक्त बचा है। चुनावी संग्राम छिड़ चुका है और सियासी शतरंज पर मोहरे, हाथी, घोड़े और वजीर जमाए जा रहे हैं। सियासी सूरमाओं की कोशिश है कि चालें ऐसी चली जाएं कि वक्त आने पर प्यादे भी वजीर बन जाएं। बस कुछ महीने और, फिर एक एक वोट के लिए संघर्ष छिड़ेगा और आपके वोट से सियासी सीढ़ियों पर कदम रखकर जनता के भाग्य विधाता सत्ता के सिंहासन तक पहुंचेंगे। 2023 का विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि रंग रंगीले राजस्थान की राजनीति में इस बार कई नए रंग देखने वाले हैं। फिर चाहे आम आदमी पार्टी का ईमानदारी वाला रंग हो, आरएलपी के छींटे या बयानबाजी हो, या फिर हैदराबादी ओवैसी की एआईएमआईएम का सुर्ख रंग। चुनाव में हर संभाग में राजनीति के अपने अलग अलग रंग दिखेंगे। आज से शुरू हो रही मेरी इस खास पेशकश में मैं आपको बताऊंगी कि जिलों और संभागों की राजनीति का प्रदेश की सियासत में कितना प्रभाव है, हर जिले संभाग में क्या क्या जाति समीकरण है और कैसे जाति, धर्म और वर्ग का जटिल डायनामिक्स टिकट के लिए चेहरा चुनता है। राजनीति में बात होगी संभाग की राजनीति की, और शुरुआत थार के प्रदेश द्वार जोधपुर संभाग से करें। जोधपुर को प्रदेश की सांस्कृतिक और न्यायिक राजधानी कहा जाता है, लेकिन असल में जोधपुर ही राजस्थान की राजनीतिक राजधानी भी है। ऐसा इसलिए कि यहाँ के रग रग में राजनीति है। जोधपुर के नेता प्रदेश की तकदीर तय करते हैं, तो वहीं बड़े बड़े सेफोलॉजिस्ट भी चुनावी भविष्यवाणी करने से पहले फलौदी के गली मोहल्ले को टटोल लेते हैं। और क्यों टटोलते हैं, तो फलौदी के बारे में ये जानकारी किसी परिचय की मोहताज नहीं। जोधपुर संभाग ने राजस्थान को कई बड़े नेता दिए हैं। जय नारायण व्यास से लेकर बरकतुल्ला खान हो, और परसराम मदेरणा से लेकर राम सिंह बिश्नोई, खेत सिंह राठौर से लेकर अशोक गहलोत, और यूनाइटेड नेशंस में राजस्थानियों की आवाज बनने वाले जसवंत सिंह जसोल से लेकर गजेंद्र सिंह शेखावत जैसे राजनीति के धुरंधर जोधपुर के प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करते आए। जोधपुर के बाशिंदों को राजनीति जन घुट्टी के रूप में ही मिल जाती है। जोधपुर की फिजाओं में राजनीति इस कदर रची बसी होती है कि यहाँ सामान्य बातचीत में भी राजनीति के गुर सिखा दिए जाते हैं। यहाँ कहा जाता है कि आंधा ने आंदोनी कहणो वालो सैण, और धीरे धीरे पूछनो कीकर फूटा थारा नैण। मतलब साफ है, जोधपुर में आपको शायद ही कोई मुंहफट मिलेगा जो अपनी बात टूटते हुए या पलट के जवाब देते हुए करते मिले। यहाँ उल्हाना भी अपनायत के साथ दिया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे राजनीति में होता है कि कुछ भी साफ साफ नहीं कहा जाता और ना किया जाता है। जोधपुर की दूसरी खासियत है कि यहाँ खंडों और खावन खंडों के लिए बहुत मशहूर है। यहाँ के खंडों यानी कि पथरीले रास्ते पर चलकर यहाँ के सियासतदानों ने उन्हीं खंडों का इस्तेमाल करके अपनी राजनीति की बुलंद इमारतें खड़ी कर ली। और रही बात खावन खंडों की, तो खाने पीने के मुरीद वाले मारवाड़ की सियासत भी खाने पीने के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। सूबे के सियासत के सूरमा ने अपनी विरोधी पर इसी बात को लेकर हमला बोला हुआ है कि वह हिसाब बताएं कि कितना खाया और कितना नहीं खाया। चुनाव तक खाने की बातें सूबे की सियासत में उबाल लाती रहेंगी। उबाल आना लाजमी भी है, क्योंकि खाने के हिसाब किताब को पता लगाने के लिए प्रदेश में एक नया निदेशालय 107 लोगों की फौज के साथ खड़ा कर दिया गया है। जोधपुर संभाग में वैसे तो 6 जिले आते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर 3 जिलों की। उनके सियासी समीकरण की बात करेंगे। जोधपुर और जैसलमेर की गलियां जितनी घुमावदार हैं, सियासत भी वहां की उतनी ही उलझी हुई है। जोधपुर में सियासत का इतिहास आज़ादी से पहले से शुरू हो जाता है, और ऐसी सियासत जिसके कारण तत्कालीन मुख्यमंत्री जय नारायण व्यास चुनाव हार गए, और ऐसी सियासत तब महाराजा खुद की पार्टी बनाकर चुनाव समर में उतर गए। चुनाव भी जीते, लेकिन दुनिया से अलविदा कहना पड़ा। कई नेता ऐसे भी हैं जो जीत नहीं पाए, लेकिन अनुभव 5 साल चुनाव में से ज्यादा हो गया है।
और सबसे पहले सहयोगी राजीव गौड़ के पास चलते हैं। राजीव गौड़ जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर का सियासी समीकरण बता रहे हैं। विधायकों की अपनी छवि, जातिगत आधार भी बड़ा फैक्टर काम करेगा। बनिए और ब्राह्मणों के अलावा थोड़ा SC/ST का पार्ट और थोड़े OBC शुरू से ही भाजपा और कांग्रेस में बटे हुए रहे हैं। ऐसे में कहीं न कहीं कांटे की टक्कर मानी जा सकती है, क्योंकि वापस जो परिपाटी चली आ रही है उसकी ओर रुख भी मुड़ सकता है। और यदि जनता को काम पसंद आए हैं तो सरकार रिपीट करने में यहाँ से अधिक विधायक ला सकती है। मगर बात RLP की करें तो RLP जोधपुर में भोपालगढ़ से जिस तरीके से थी और अब अन्य सीटों पर भी कोशिश करेगी तो निश्चित रूप से भाजपा और कांग्रेस दोनों को नुकसान है। भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिली थी, उन सीटों के आधार पर अब वो बढ़त की कोशिश करेगी। लेकिन कुल मिलाकर के देखना ये होगा कि भाजपा के जो बटे हुए नेता हैं, कुछ वसुंधरा गुट में हैं, कुछ दूसरे गुट में। यदि उनका झगड़ा चलता रहता है तो नुकसान भाजपा को भी हो सकता है। लेकिन अंदर खाने कांग्रेस के कुछ नेता अगर कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो एक दूसरे का काट करने के चक्कर में नुकसान कांग्रेस को भी हो सकता है। कुल मिलाकर के अगर बात करें, पिछले साल जो चुनाव होने हैं यानी लोकसभा चुनाव, उसमें सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम से वोट अगर मिलते हैं तो सीट फिर से निकल सकती है, कैंडिडेट चाहे कोई भी क्यों ना हो। जोधपुर के लिए कहा जाता है कि यहाँ खाटी सियासत होती आई है। यहाँ की सियासत जाति समीकरण और धर्मावलंबियों के इर्द गिर्द घूमती रही है। जोधपुर के लिए कहा जाता है कि यहाँ खाटी सियासत होती आई है। यहाँ की सियासत जाति समीकरण और धर्मावलंबियों के इर्द गिर्द घूमती रही है। परसराम मदेरणा जैसे दिग्गज नेता 9 बार जीतने के बाद भी हार का स्वाद चखते हैं, तो खेत सिंह राठौड़ और राम सिंह बिश्नोई जैसे कई नाम हैं जो 7 बार जीतकर विधानसभा पहुंचे। और तो और कई दिग्गज नेता तो मुख्यमंत्री बनने का सफर उनका अधूरा रह गया। वहीं अशोक गहलोत जैसे नेता कॉलेज और यूनिवर्सिटी चुनाव हारे तो फिर ऐसे जीते कि केंद्र में मंत्री बने और फिर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और 3 बार के मुख्यमंत्री बन गए। इन 4 सालों में जोधपुर में कई ऐसी घटनाएं हुई जिससे सियासत गर्मा गई। कभी विपक्ष के निशाने पर सरकार रही तो कभी सरकार के निशाने पर विपक्ष रहा। 2018 के चुनाव के बाद जब अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो गजेंद्र सिंह शेखावत उनसे मिलने पहुंचे और शुभकामनाएं दी। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद शायद दोनों के बीच खटास आ गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में वैभव गहलोत को गजेंद्र सिंह शेखावत ने मात दी और फिर शेखावत केंद्रीय मंत्री भी बने। इस बीच कई बार धर्म उन्माद भी पैदा हुआ तो बीजेपी ने कांग्रेस सरकार को घेरा। भोपालगढ़ कैस कांड के वक्त भी गजेंद्र सिंह शेखावत पीड़ितों से मिलने के लिए पहले ही पहुंच गए। वसुंधरा राजे ने भी कई मौकों पर जोधपुर में गहलोत को घेरने की कोशिश की। अभी हाल ही में संजीवनी घोटाले का जिन्न भी निकलकर बाहर आ गया। गहलोत और शेखावत की जुबानी जंग जारी है और इस बीच शेखावत ने गहलोत के खिलाफ दिल्ली की अदालत में मानहानि का केस भी कर दिया। जोधपुर पर दिल्ली की भी नजर है। अमित शाह भी जोधपुर की सियासी नब्ज को टटोलने के लिए कई बार दौरे कर चुके हैं और आने वाले दिनों में और जबरदस्त दौरे करने वाले हैं। जन आक्रोश यात्रा के जरिए भी बीजेपी गहलोत की जोधपुर में ही घेरने की लगातार कोशिश रही, लेकिन जन आक्रोश यात्रा उतनी सफल नहीं हो पाई। बीजेपी के प्रभारी अरुण सिंह भी कई दौरे कर चुके हैं तो उधर कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी लगातार फीडबैक ले रहे हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बीजेपी में कड़ी टक्कर देखने को मिली। कहीं आरएलपी ने बाजी मारी थी। अब जोधपुर जिले में 10 विधानसभा सीटें हैं जिनमें से 7 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। जोधपुर में ओबीसी वर्ग का दबदबा देखने को मिलता है। 10 में से 6 विधायक ओबीसी वर्ग से आते हैं और सरदारपुरा से खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, बिलाड़ा से हीराराम, जोधपुर से मनीषा पंवार और लोहावट से किस्ता राम बिश्नोई, लूणी से महेंद्र बिश्नोई, ओसिया से दिव्या मदेरणा और शेरगढ़ से मीणा कंवर कांग्रेस विधायक हैं, तो भोपालगढ़ से विधायक पुखराज आरएलपी के विधायक हैं। बीजेपी के जोधपुर में केवल 2 विधायक हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में जोधपुर और जैसलमेर बाड़मेर सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल करी और जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत सांसद हैं और जैसलमेर बाड़मेर से कैलाश चौधरी बीजेपी के सांसद भी हैं और दोनों ही केंद्र में मोदी सरकार के मंत्री भी हैं।
जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर में जातीय समीकरण भी पार्टियां साधती हैं और ओबीसी विधायक ज्यादातर जीतकर सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचते हैं। और 2018 के चुनाव में भी 12 ओबीसी विधायक जीते थे, जिसमें से 10 विधायक, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको नाम भी बताए, 10 विधायक तो सिर्फ कांग्रेस के टिकट पर ही जीते थे, एक बीजेपी और एक विधायक आरएलपी की टिकट पर जीत हासिल की। जोधपुर जिले की बात करें तो जोधपुर की 10 सीटों में से 5 ओबीसी विधायक कांग्रेस के हैं, और जिसमें सरदारपुरा से सीएम अशोक गहलोत, जोधपुर से मनीषा पवार, लोहावट से किस्नाराम बिश्नोई, लूणी से महेंद्र बिश्नोई, औसिया से दिव्या मदेरना, ये सब ओबीसी वर्ग से आते हैं। और फलौदी से बीजेपी के पब्बा राम ओबीसी वर्ग से आते हैं। अब जोधपुर में मुस्लिम वोटर 12% हैं, जो कई सीटों पर हार और जीत तय करते हैं, और इसमें सूरसागर सीट पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में। और जैसलमेर से इन विधायकों पर, जो ये तमाम विधायक हैं, जैसे रूपाराम, पोखरण से विधायक शाले मोहम्मद, और दोनों ही ओबीसी से आते हैं, और दोनों सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है, जबकि 16% मुस्लिम वोटर पर हार जीत तय होती है। बाड़मेर से मेवाराम जैन, पायतू से हरीश चौधरी, चौहटन से पद्माराम, गुणामणाली से हेमाराम चौधरी, पचपदरा से मदन प्रजापत और शिव से अमीन खान, ये भी ओबीसी वर्ग से ही आते हैं। और बाड़मेर की शिव और चौहटन से की सीट पर 14% मुसलमान वोटर हैं। इसलिए गहलोत सरकार में तीनों जिले के प्रतिनिधित्व की बात करें तो जोधपुर से खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। बाड़मेर से गुणामलाली विधायक हेमाराम चौधरी गहलोत सरकार के वन पर्यावरण मंत्री हैं, तो वहीं जैसलमेर की पोखरण सीट से विधायक शाले मोहम्मद अल्पसंख्यक विभाग के भी मंत्री हैं। अब बात करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस पूरे चुनावी संग्राम में इनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है और उसका इम्पैक्ट कैसा होने वाला है। अब जनप्रतिनिधियों के रिपोर्ट कार्ड की परफॉर्मेंस की बात हो तो जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर में से 2 सांसद हैं और दोनों बीजेपी के टिकट से जीते थे, दोनों केंद्र की सरकार में मंत्री भी हैं। बात चाहे गजेंद्र सिंह शेखावत की अगर पहले करें या फिर कैलाश चौधरी की अगर हो, तो गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री हैं और शेखावत पिछले 5 सालों में किसी न किसी मुद्दे पर चर्चा में रहे हैं। चाहे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनने की बात हो, फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से सियासी अदावत हो, शेखावत ने मोदी शाह जब उनके चुनाव था तो मोदी और शाह की जोड़ी जब रोड शो की और रैली की, तो ये माना जाता है, कांग्रेस यही मानती है कि उनके दम पर गहलोत के पुत्र वैभव को लोकसभा चुनाव हराने में उनको कामयाबी हासिल हुई। 2020 में सचिन पायलट की जब बगावत हुई, तब भी राजस्थान के सियासी संग्राम में शेखावत का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। गहलोत से सियासी लड़ाई थाने और कोर्ट कचहरी तक पहुंच गई। अब जहां सीएम के ओएसडी फोन टेप कांड में दिल्ली के चक्कर काट रहे हैं, वहीं गजेंद्र सिंह शेखावत पर गहलोत संजीवनी सोसाइटी को लेकर पलटवार कर रहे हैं। शेखावत के पास जल शक्ति जैसा शक्तिशाली मंत्रालय है और राजस्थान में पानी की कमी के चलते उनका मंत्रालय और भी अहमियत राजस्थान में रखता है। जोधपुर जिले के विधायकों की पहले बात कर लेते हैं, उनकी धरातल पर कितनी पकड़ है और फर्स्ट इंडिया का सर्वे क्या कुछ कहता है, ये आपको बता दें। और इसका खुलासा भी सर्वे और तमाम जो रिपोर्ट हमने जमीन से ली है वो आपको खुलकर बताएं। सबसे पहले सरदारपुरा सीट की बात कर लेते हैं, तो गहलोत जोधपुर की जनता से इस कदर जुड़े हुए हैं कि चुनाव के आखिरी 3 दिन आकर फिजा बदल देते हैं। गहलोत का क्षेत्र की जनता पर जादू सिर चढ़कर बोलता है, सीधे तौर पर कोई खतरा नहीं उनको। सरदारपुरा जाट बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण इन 4 सालों में आरएलपी ने अंडर करंट जिस तरह से वहां पर तैयारी की है, उससे आरएलपी को इस बात का भरोसा है कि आरएलपी को वोट अच्छी संख्या में मिल पाएंगे। फिर भी गहलोत की सीट पर कोई भी खतरा नहीं नजर आता। ओसिया सीट के का प्रतिनिधित्व करती हैं परसराम मदेरना की पोती दिव्या मदेरना। बेबाक बोलने से लेकर तलक टिप्पणियों के साथ साथ अपनी ही सरकार के मंत्रियों को, उनके अधिकारियों को घेरना और उनके खिलाफ सार्वजनिक गुस्सा दिखाना उनकी हाल ही में कई बार देखा गया है। और तब कई बार आने वाले चुनाव में होने वाले नुकसान की चर्चाएं आम हो जाती हैं। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी की निकटता से लेकर दिल्ली आलाकमान तक चर्चाओं में आई दिव्या मदेरना को इस बार
आरएलपी नुकसान पहुंचा सकता है। कांग्रेस में भी कई गुट हैं, लिहाजा दिव्या मदेरणा को होने वाले भीतरघात से इनकार नहीं किया जा सकता। जमीनी हकीकत यही है कि इस बार दिव्या मदेरणा की राह आसान नजर नहीं आती। अब जोधपुर शहर सीट से विधायक मनीषा पवार हैं। महिला कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए जो मनीषा पवार स्कूटी पर पूरा शहर नापती थी, अब विधायक बनने के बाद ये माना जाता है कि उनके व्यवहार में कुछ बदलाव जो आ चुका है, वो बदलाव कहीं ना कहीं जनता को सुहा नहीं रहा और उससे कार्यकर्ता थोड़े दूर हो गए हैं। मनीषा पवार चंद कांग्रेसी नेताओं से घिरी रहती हैं और ये बात हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट लेकर ही बता रहे हैं। भीतरघात और गुटबाजी का असर इस बार चुनाव में साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। इलाके के लोगों का कहना है कि आसानी से मनीषा पवार किसी को किसी की डिजायर तक नहीं देती हैं और सारा कामकाज ये भी बताया जाता है कि उनके पति ही संभालते हैं। प्रॉपर्टी विस्तार से लेकर भाई भतीजावाद जैसे जो आरोप हैं वो मनीषा पवार पर लगते आए हैं। हालांकि ये सब कुछ वो बातें हैं जो जमीन पर निकल कर आ रही हैं। बात करते हैं लूनी से विधायक महेंद्र सिंह बिश्नोई। अपने क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं, जनता का दिल जीतने का काम किया है। महेंद्र सिंह बिश्नोई अपना काम से काम रखने के कारण विवादों से बाहर रहते हैं, लेकिन एक बात ये जरूर है कि जो कामकाज सरकार से महेंद्र बिश्नोई को करवाने होते हैं वो कामकाज वे करवाकर ही रहते हैं और इसकी तारीफ उनके इलाके के कार्यकर्ता और लोग करते आए। शेरगढ़ से विधायक मीना कंवर की बात करें तो असल में विधायक बनना तो मीना कंवर के पति उमेद सिंह चाहते हैं, लेकिन 2 बार हार के बाद मीना कंवर को जब चुनाव लड़ाया गया तो चुनाव जीतने के बाद मीना कंवर कांग्रेस के बड़े आयोजनों में तो दिखाई देती रही, पर जमीनी स्तर पर पति उमेद सिंह ही संभालती नजर आए। उमेद सिंह और मीना कंवर के प्रयासों से विकास के कामकाज भी हुए, मगर अंदरूनी तौर पर उमेद सिंह नाराज भी बताए जा रहे हैं। कई बार मीना कंवर को मंत्री बनाए जाने की चर्चा चली, लेकिन मंत्री नहीं बन सकी। इस बार शेरगढ़ से अगर बाबू सिंह को भाजपा चुनाव मैदान में उतारती है तो मीना कंवर को व्यक्तिगत तौर पर सक्रिय नहीं रहना नुकसान पहुंचा सकता है। अब बात करते हैं लोहावट के विधायक किस्ताराम बिश्नोई। उन्होंने अपने क्षेत्र में सक्रिय रहकर विकास के कार्यों की फहरिस्त तो खड़ी कर ली है, लेकिन गुटबाजी और भीतरघात सबसे बड़ी परेशानी का बन चुका है और चर्चा यही है कि इस बार फलौदी से चुनाव लड़ने का मन भी बना रहे हैं और जमीनी स्तर पर जो सच सामने आया है वो इसलिए चौंकाने वाला है कि किस्ताराम बिश्नोई पर डॉक्टरों से लेकर थानेदारों और अन्य अधिकारियों को अपनी मर्जी से लगाने का आरोप भी बताया जा रहा है। सर्वे के मुताबिक किस्ताराम बिश्नोई को इस बार के चुनाव में दिखावे की राजनीति करने के लिए खतरा बताया जा रहा है। अब बिलाड़ा विधायक हीरालाल मेघवाल भी मनीषा पवार की तरह एक व्यक्ति एक पद की पालना नहीं करते हुए देहात कांग्रेस के अध्यक्ष बना दिए गए थे। अब विधायक किस्ताराम बिश्नोई की तरह मर्जी के अधिकारियों को अपने इलाके में पोस्टिंग करवाने के लिए बदनाम बताया जाता है, जो वहाँ की हमारी सर्वे रिपोर्ट और वहाँ के जो लोगों ने बताया है। क्षेत्र में नहीं जाना, जनता से और कार्यकर्ताओं से जुड़कर नहीं रहना और ज़मीनी स्तर पर नाराज़गी भी बताई जा रही है। और इस बार चुनाव में हीरालाल मेघवाल को टिकट मिलने की राह भी मुश्किल लगती है। अब सूरसागर से विधायक सूर्यकांत व्यास पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की माता विजय राजे सिंधिया के ज़माने में राजनीति में सक्रिय थी और हर बार आखिरी बार चुनाव लड़ने की बात कहती हैं, लेकिन इस बार खुलकर कह दिया कि जब तक जीऊंगी तब तक लड़ूंगी। मुख्यमंत्री गहलोत को अपना भाई मानकर क्षेत्र के काम भी करवा लेती हैं। सूर्यकांत व्यास का टिकट काटने के लिए पार्टी के पास उम्र के अलावा कोई और दूसरा कारण नहीं है। सूरसागर ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण सूर्यकांत व्यास का पलड़ा इस बार भी भारी नजर आता है। फलौदी की विधायक जो हैं पब्बाराम बिश्नोई की अलग छवि है। संघ पृष्ठभूमि और गजेंद्र सिंह शेखावत से नजदीकी और बिना दिखावे के जितना हो सकता है उतना विकास कार्यों के लिए समर्पित रहते हैं, ये भी ग्राउंड रिपोर्ट बताती है। अब फलौदी जो जिला बन गया है तो भाजपा अपनी पुरानी मांग और कांग्रेस नेता महेश व्यास अपने प्रयासों की बात कर रहे हैं, लेकिन महेश व्यास पर अतिक्रमण करने का आरोप लगातार लगता आया है और आरोपों में सच्चाई कितनी है
ये तो जनता जनार्दन अच्छे से जानती है। फलौदी में इस बार फिर कमल का फूल खिल जाए तो आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस अंदरूनी तौर पर कई कमजोरियां जो है वो ठीक नहीं कर पा रही अभी तक। आगे आने वाला वक्त बताएगा कि कैसे इस इलाके को डील कर लिया। अब बात करते हैं, आरएलपी ने पिछले चुनाव में भोपालगढ़ में पहली जीत दर्ज करके पुखराजगढ़ को विधानसभा में भेज दिया था। जमीनी स्तर पर विकास के काम करने को लेकर सक्रिय नहीं रहते वो, और जितना और जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल चलाते हैं वो उतना ही चलते हैं। बद्रीराम झाकर के कारण इस बार कांग्रेस को फायदा मिल सकता है, और अंतर भले ही कम रहे मगर कांग्रेस भाजपा और आरएलपी में टक्कर से इनकार नहीं किया जा सकता। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी ने कर्नल सोनाराम चौधरी का टिकट काटा और कैलाश चौधरी को मैदान में उतारा था तो कई सियासी पंडित भी चौंक गए थे, लेकिन कैलाश चौधरी ने दमदार जीत हासिल की थी। चौधरी को केंद्र में मंत्री पद मिला और अपने क्षेत्र में भी सक्रिय रहते हैं। हालांकि नए कृषि कानूनों के मुद्दों पर कुछ बवाल जरूर हुआ था, पर समय रहते केंद्र सरकार ने मैनेज किया और कैलाश चौधरी का अपने संसदीय क्षेत्र में कई बड़ी जनाधार उस तरह से जनाधार नजर नहीं आता, लेकिन मोदी का चेहरा ही सबसे बड़ा जनाधार है उनके लिए। जैसलमेर की पोखरण सीट से विधायक शाले मोहम्मद सिंधी मुस्लिम समाज के खलीफा होने के कारण प्रभाव रखते हैं। विकास के काम कराने के कारण भविष्य में कोई खतरा भी नहीं है। फिर भी एक महिला के साथ अभी हाल ही में उनका एक वीडियो आया जिसके कारण वो चर्चा में रहे, सुर्खियों में रहे, और आरोप ये भी है कि नगर परिषद में अपने छोटे भाई अमरदीन मोहम्मद को निर्दलीय मैदान में उतार दिया। जैसलमेर एमएलए रूपाराम मेघवाल और शाले मोहम्मद की अंतर्कलह सुर्खियों में रही है। चर्चा तो ये भी है कि अगर अभी राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार हो तो शाले मोहम्मद के स्थान पर पश्चिम राजस्थान से अमीन खान को मंत्री बनाया जा सकता है। अब बात करते हैं जैसलमेर सीट से विधायक रूपाराम मेघवाल की। रिटायर्ड चीफ इंजीनियर होने के कारण अफसरी जो अंदाज है वो रखते हैं, और उसके चलते कहीं ना कहीं जनता और कार्यकर्ता से उनकी दूरी रहती है और इसका आरोप उन पर लगता आया है। 2 साल कोरोना के और तीसरा साल खुद के बीमार रहने के कारण कम सक्रिय रहे। सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने में कोई कमी नहीं छोड़ी, मगर कुछ समय तक पायलट गुटका माना जाते रहे, मगर बाद में रूपाराम ने वापस यू टर्न लिया। फिलहाल रूपाराम मेघवाल की हालत खस्ता है, जमीन पर बहुत ज्यादा अच्छी नजर नहीं आ रही। अगर टिकट मिलता है तो संघर्ष की रास्ता बन सकता है। बाड़मेर की गुड़ामलानी से विधायक और मंत्री हेमाराम चौधरी भले ही खुद की सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए हों, मंत्री बनाए जाने के बाद कई कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जमकर तारीफ की, फिर भी पायलट गुट के ठप्पे के कारण कई बार जुबान फिसल जाती है। खुद कह चुके हैं कि अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन इस उम्र में भी जुझारू नेता की छवि रखने वाले हेमाराम बिश्नोई किसी भी विरोधी को तगड़ी चुनौती देने में सक्षम है। बायतू सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक हरीश चौधरी की बात कर लेते हैं। हरीश चौधरी का कद भले ही राहुल गांधी ने पंजाब प्रभारी के रूप में बढ़ा दिया है, लेकिन आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल जब हरीश चौधरी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जी हुजूरी करने के साथ कप प्लेट धोने वाला बता देते हैं, तब हरीश चौधरी का गुस्सा नहीं शांत होता और हरीश चौधरी पर गुस्सा करने और पथराव करने जैसे आरोप भी लग जाते हैं। जब हनुमान बेनीवाल और केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी साथ ही किसी कार्यक्रम में जा रहे थे, तब का ये वाकया बताया जाता है। यही नहीं, कमलेश प्रजापत एनकाउंटर मामले में भी हरीश चौधरी का नाम कई बार चर्चाओं में रहा, और जिस सीट से हरीश चौधरी चुनाव जीते थे वहां आरएलपी दूसरे नंबर पर थी। अब जमीनी हकीकत यह है कि हरीश चौधरी के लिए आरएलपी एक बड़ा खतरा बन सकती है। शिव क्षेत्र से विधायक अमीन खान पहले मंत्री रहे, मगर इस बार उनका नंबर नहीं लगा। अब अपने बेटे शेर मोहम्मद को सरकारी नौकरी से वीआरएस दिलवाकर खुद की विरासत सौंपने का निर्णय लिया है। तो शेर मोहम्मद को राजनीतिक टिप्स सिखा रहे हैं, और बेदाग छवि होने के कारण अमीन खान के कहने पर क्षेत्र की जनता उनके बेटे को जिता भी सकती है। ये कहना इसलिए भी जल्दबाजी भी हो सकती है क्योंकि ये बात अमीन खान को भी पता है कि जितना अमीन खान क्षेत्र में पॉपुलर हैं, उनके बेटे में वो बात है या नहीं, इसको समझने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। माना तो ये भी जा रहा है कि अगर मंत्रिमंडल का विस्तार हो, जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले बताया, तो अमीन खान को मंत्री भी बनाया जा सकता है।
बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन पूरे राजस्थान में अकेले ऐसे विधायक हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में कामकाज कराए हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निकट भी और खुद का भी अपने क्षेत्र में जनाधार है। ये वहां की जनता कहती है कि जबरदस्त काम कराए और ये रिपोर्ट में आप तक लेकर आए। अब तक तो मेवाराम जैन के सामने कोई बड़ा रोड़ा नजर नहीं आता। अगर बीजेपी कोई बड़ा चेहरा मैदान में उतार देती है तब जरूर मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। बालोतरा से विधायक मदन प्रजापत अपने क्षेत्र में सक्रिय रहने के कारण पूरे देश में इसलिए भी मशहूर हैं कि बालोतरा के जिला बनने की मांग को लेकर उन्होंने चप्पल जूते पहनना छोड़ दिया था। अब जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बालोतरा को जिला बनाने की घोषणा की है तो उन्होंने जूता पहनना शुरू कर दिया है और इसीलिए उनके क्षेत्र में उनकी छवि जनता के सामने चमक गई। सिवाड़ा से भाजपा के हमीर सिंह दूसरी बार विधायक बने। अपने इलाके में सक्रिय रहने के कारण लोकप्रिय भी रहे और कांग्रेस का हर बार प्रत्याशी जो आपसी गुटबाजी और भीतरघात के कारण कांग्रेस चुनाव हार जाती है। हालांकि वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुनील परिहर पिछले कुछ सालों से सिवाड़ा में काले गेहूं की खेती करने के साथ अपनी राजनीति को चमका रहे हैं। जोधपुर गहलोत का गृह जिला है, लिहाजा जोधपुर ही नहीं पूरे राजस्थान में कल्याणकारी योजनाओं का ही दम है कि अभी तक राज्य सरकार के खिलाफ कोई भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिख रही है। फिर चाहे ओपीएस हो या फिर चिरंजीवी योजना या फिर आरटीएच, इन तीनों योजनाओं के दम पर राजस्थान में एक अलग वोट बैंक तैयार हो रहा है। इन तीनों योजनाओं की धूम देश के उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक मची हुई है। कांग्रेस को ये योजनाएं सिर्फ राजस्थान ही नहीं कर्नाटक समेत अन्य राज्य में भी सत्ता का रास्ता दिखाई दे रही है। राज्य में केंद्र की कई योजनाएं चल रही हैं और राजस्थान में भी जल जीवन मिशन जैसी अहम योजना पर काम हुआ है। लेकिन मिशन की शुरुआत के बाद से ही पिछले 4 सालों से शेखावत जल जीवन मिशन में प्रदेश सरकार की धीमी रफ्तार को लेकर हमलावर होते रहे। जल जीवन मिशन में प्रदेश निचले पायदान पर रहा और ये बात केंद्रीय मंत्री को इसलिए भी चुभने वाली लगती है क्योंकि 4 लाख करोड़ रुपए के भारी भरकम बजट वाले मंत्रालय के इस प्रोजेक्ट से मोदी सरकार की बड़ी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी जुड़ी हुई हैं। हालांकि ये बात अलग है कि ईआरसीपी के मुद्दे पर मुख्यमंत्री गहलोत लगातार शेखावत को घेरते रहे और ईआरसीपी का मुद्दा विधानसभा चुनाव में भी उछलेगा। आपको बता दें कि 6 महीने पहले का समय होगा जब विधानसभा में ईआरसीपी का मुद्दा उछला था, तब वसुंधरा राजे दिल्ली के जो कार्यालय है, राष्ट्रीय कार्यालय भाजपा, वहां पहुंची। उन्होंने जेपी नड्डा को ईआरसीपी के मुद्दे पर चेताया भी और कहा कि ये मुद्दा आगे आने वाले समय में बीजेपी को नुकसानदेह हो सकता है। उन्होंने संतोष जी से भी मुलाकात थी, उनको भी ये बातें बताई क्योंकि वो उनको पता है कि गहलोत इसका फायदा जरूर उठाएंगे। अब देखिए, विधानसभा चुनाव में ये मुद्दा उछलेगा। शेखावत ने अपने संसदीय क्षेत्र में भी काम करवाए हैं, फिर भी चुनावी समर में सारा दारोमदार पीएम मोदी और अमित शाह के जिम्मे रह जाता है। गहलोत और शेखावत की कई मुद्दों पर जुबानी जंग भी देखने को मिली है और देखने वाली बात यह है कि चुनाव आते आते गहलोत शेखावत की सियासी अदावत किस अंजाम तक पहुंचती है। फिर भी सवाल यही है कि महज योजनाओं के सहारे कांग्रेस कैसे वापसी करेगी, क्योंकि जब तक संगठन मजबूत नहीं होगा या फिर विधायक अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय नहीं होंगे तो योजनाएं कितनी भी अच्छी हों लेकिन विधायकों के खिलाफ क्षेत्र की जनता की नाराजगी भारी पड़ सकती है। गहलोत सरकार में जैसलमेर के पोखरण सीट से विधायक शाले मोहम्मद अल्पसंख्यक मंत्री हैं। पोखरण सीट पर करीब 16% मुसलमान वोटर होने का साले मोहम्मद को एक बार फिर फायदा मिल सकता है। बाड़मेर की गुड़ामलानी सीट पर विधायक हेमाराम चौधरी गहलोत सरकार में वन मंत्री हैं। कई मुद्दों को लेकर हेमाराम चौधरी मुखर रहे हैं। हेमाराम की भी क्षेत्र में पकड़ अच्छी है, फिर भी ओवैसी और हनुमान बेनीवाल का जो सियासी कॉकटेल होगा, सियासी समीकरण बदलने का वो दम रखते हैं। अभी चुनावी जंग में कुछ वक्त बचा है। हार जीत कुछ हद तक टिकट बंटवारे पर निर्भर करती है। जनता की नाराजगी दूर करने के लिए पार्टियां सिटिंग एमएलए की टिकट काट सकती हैं और नए चेहरों को मौका मिल सकता है। टिकट बंटवारे के वक्त कांग्रेस और बीजेपी कितने सिटिंग विधायकों को फिर से मौका देती है, ये तो अभी नहीं कहा जा सकता। हाँ, इतना जरूर तय है कि सत्ता की वापसी में दोनों पार्टियां जद्दोजहद में लग गई हैं। अब सब कुछ चेहरे पर ही डिपेंड करता है।
बीजेपी भी सत्ता में वापसी के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। संगठन में बड़े बदलाव किए हैं। मोदी, शाह और नड्डा के दौरे भी अब आने वाले दिनों में तेज हो जाएंगे, क्योंकि बीजेपी को चुनावी मशीनरी वैसे भी कहा जाता है। 24 घंटे 365 दिन बीजेपी चुनावी मोड में रहती है। मोदी, शाह की आक्रामक नीति भी बीजेपी की जीत के लिए कारगर साबित होगी। जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर की जनता हाथ में किसका साथ देती है ये देखना होगा, या फिर कमल खिलाती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा और चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा। देखिए, भले ही फर्स्ट इंडिया के सर्वे और इस प्रोग्राम देखने के बाद आपको बुरा लगा होगा, कई लोगों को अच्छा भी महसूस हुआ होगा, कई नेता और पार्टियां सोच विचार भी कर सकती हैं। कुछ लोग कहेंगे कि ये सब गलत है, तो कुछ कहेंगे कि यही हकीकत है। हालांकि सियासी समीकरण दिखाने के पीछे राजनीति इस एपिसोड का मकसद यही है कि जनप्रतिनिधि आईना देखें और चुनाव में समय रहते अपनी तैयारी बेहतर तरीके से शुरू कर सकें। आज के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही। अगले हफ्ते राजनीति में बात करेंगे जोधपुर संभाग के पाली, सिरोही और जालौर जिले की। तब तक के लिए देखते रहिए फर्स्ट इंडिया। नमस्कार।